एसपी कोचिंग क्लासेस से आप सभी लोगों का स्वागत कर। जैसा कि मैंने कल बताया था भैया कि जो सुबह की क्लासें हमारी होती है चालू हो जाती हैं सुबह सुबह, तो 8 नंबर सवाल तक कल हम लगवाए थे। अब 8 के बाद में यानी अभ्यास 1A का 9वां सवाल जो ये सामने है, और ये 9वां सवाल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको फिर आप लोग को समझाना है मुझे। आप लोग जल्द से जल्द क्या नाम है, आप लोग ऑनलाइन आ जाइए और क्लास को देखिए, समझिए, और समझने के बाद में अगर समझ में आवे तो इसको और भी शेयर करिए, ठीक है भैया। और सबसे पहले फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक भैया। चलो इस सवाल को देखते हैं। 9वां सवाल है क्या? जो 9वां सवाल है लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें ये ज्ञात करना है कि किसी भी संख्या के, जैसे लिखा है 6 की पावर n अंक पर 0 पर क्या संख्या पूरी समाप्त हो जाएगी। अगर समाप्त हो जाएगी तो उस तरह समझना है, अगर नहीं समाप्त होगी तो उसका भी हम लोग को देखना है। तो इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं, जो कि मैंने इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख दिया, ठीक भैया। अब आप लोग समझिए, चलो तुम लोग भी बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। जैसा कि हल लिखने के बाद में इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि इसमें सवाल बहुत कम लगाना है, और थ्योरी के माध्यम से थोड़ा जो इसमें करना है और जो इसमें हो सकता है या नहीं हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं है, उसको हमें समझ लेना है। बस समझ लो, ये सवाल पूरी तरीके से लग गया। तो इसमें लिखो, पहले सबसे पहले क्या लिखना होगा आप लोग को लगाने के लिए। हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो सकता है, 2 गुणे 3। अगर मान लो कहीं 6 लिखा है और 6 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो एक ही हो सकता है, 2 गुणे क्या हो सकता है 3, क्योंकि 3 दूनी कितना होता है बेटा 6। अब इसका अभाज्य गुणनखंड 6 2 गुणे 3 हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2 गुणे 3 होते हैं। तो एक बार बताओ, 6 के अगर गुणनखंड 2 गुणे 3 होते हैं तो इसमें और गलत तो नहीं लिखा है। तो एक बात तो ये इस तरह समझ लेना है। उसके बाद में जो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है 6 की पावर n, क्या दिया हुआ है 6 की पावर n, तो यहाँ पे 6 की पावर n इक्वल टू इसी का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ है 2 गुणे 3। अच्छा, 2 गुणे 3 लिख करके पावर में n लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा हुआ है, बस यहाँ पे इसका टुकड़ा करके लिख दिया गया है, और यहाँ पे जैसा था वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक। तो इतना लिखने के बाद में एक चीज यहाँ पे समझ सकते हो, इससे स्पष्ट है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो, अभाज्य गुणनखंड 1 से 6 के बीच में होता है। कैसे? 1 होता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये अभाज्य हैं। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जो अपने आप से ही कटे। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे 5 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या गया, इससे स्पष्ट है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 6 के टुकड़े में 5 कैसे हो जाएगा, और ये 5 है इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि इसके टुकड़े में 2 नहीं है। आगे समझो, अतः 6 की पावर n का 5 एक गुणनखंड है। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। जो भी मैंने बताया यह संभव नहीं है। कभी 6 के टुकड़े में 5 भी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 हो संख्याओं 2 तथा 3 के घात होंगे। 2 तथा 3 के घात होंगे। अगर 2 तथा 3 के घात मतलब 2 3 6 और घात में n के पावर में अगर 5 भी रखा जाए तो ये 0 होने वाला नहीं है, घात होंगे। अतः कोई भी संख्या n सिग्मा n ऐसी नहीं है जो कि 6 की पावर n में 0 रखने पर समाप्त हो जाएंगी। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पावर में यानी 6 के पावर n में 0 रखने पर ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। तो इस सवाल का आंसर इस प्रकार तुम्हें थ्योरेटिकल माध्यम से और कॉन्सेप्चुअल माध्यम से तुम्हें लिख देना, ठीक है भैया। अब इसके बाद में 9वां नंबर सवाल हो गया है। अब 10वां नंबर सवाल जो है उसको हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है भैया। तो क्या नाम है वो भैया, जैसा कि भैया अब 9 नंबर सवाल लग गया, ठीक है। अब 10वां सवाल जो लिखा हुआ है अभ्यास का 1A का 10वां सवाल है। बहुत ही प्यारा सवाल और एक झटके में समझ में आ जाने वाला सवाल है। इतना लल्लनदार सवाल आज तक मैंने देखा नहीं। अगर हमको मिल जाता सन 17 में तो हम तो भैया यूपी टॉप करते। अब तुम लोग क्या करते हो तो हम नहीं जानते। तो सवाल जो लिखा हुआ है, व्याख्या कीजिए कि
7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इतना आसान सवाल इसने पूछ लिया है, अब हम लोग को लगाना भी है। ठीक है, अब ये भाज्य संख्या कहते हैं, समझो। एक होता है अभाज्य और एक होता है भाज्य। अच्छा, भाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो एक से भी डिवाइड हो जाएं और किसी टेबल से भी डिवाइड हो जाएं और अपने आप से भी डिवाइड हो जाएं। और अभाज्य संख्या वही संख्या होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक और अपने आप से ही हो सकती है। अभाज्य संख्या कैसी हो सकती है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, इसको अगर भाग देना है तो या तो हम 1 से दे सकते हैं और या तो इसे 3 से दे सकते हैं। क्यों भैया, इसे एक तिक्का 3 जाएगा और इसको 3 एक कम 3 जाएगा। बताओ कट गया नहीं कट गया। तो कोई ऐसी संख्या जो अपने आप से भी कट जाए और 1 से कट जाए वो अभाज्य संख्या होती है। और जो किसी टेबल से कट भी जाए और अपने आप से भी कट जाए 1 से भी कट जाए वो क्या संख्या होती है, वो भाज्य संख्या होती है। तो देखो भैया, भाज्य संख्या, अविभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इन सब में अंतर होता है, एक चीज समझ लेना। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिससे किसी को क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं बोलो। अच्छा एक बात बताओ, ये 4 लिखा है, ये 16 लिखा है, यहाँ 4 चौक लिखा है 16 गुणे कट गए, इसको क्या बोलते हैं बताओ। यहाँ पे ये जो बचा कुछ नहीं बचा, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बोलो, इसे क्या बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं और 2 पॉइंट है यहाँ पे, वही समझो, एक है अभाज्य और एक है विभाज्य। पहले ये सब जानो कि है क्या, तब तो सवाल लगाओगे। तुम लोग दूर का है भाग गए तो पूछे ना नालायक। अच्छा इधर देखो, अभाज्य संख्या मैंने समझा दिया, विभाज्य मैंने समझा दिया। अभाज्य जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, विभाज्य जो किसी टेबल से भी कट जाए, अपने आप से भी कट जाए और 1 से भी कट जाए। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा सवाल, देखो व्याख्या कीजिए। भाज्य संख्या पूछा, ध्यान रखना। भाज्य संख्या मतलब यहाँ पे ऐसा क्या रखा जाए कि कट बिट जाए, जिसमें भाग देने पर ये कट बढ़ जाए। ठीक है, तो इसको ज्ञात करना है, मैं भाज्य की बात कर रहा है। ठीक, तो भाज्य को ज्ञात करने के लिए एक तरीका है हमारे पास, जो मैं बताने जा रहा हूँ, समझो सभी लोग भैया, समझ लो, बहुत ही आसान सवाल है। हमारे यहाँ कुछ उपद्रवी बैठे हैं, क्या बताएं, नाम नहीं लेना चाहते। देखो यहाँ पे हल लिखोगे और लिखने के बाद में क्या लिखा हुआ है, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में क्या है 13। इसमें सबसे पहले बेटा हमको एक चीज कॉमन ले लेना है, क्या, यहाँ पे 13 कॉमन ले लो। ठीक, तो जब 13 बाहर ले लोगे तो अंदर बचेगा 7 गुणे 11। ठीक, और गुणे में यहाँ क्या बचेगा 1, क्या बचेगा, अरे 13 से कॉमन हो गया 1 बचेगा, और प्लस में यहाँ क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पे 13 ऐसे ही रखो और ब्रैकेट में 11 सते 77 और 77 एकम 77 और प्लस में है क्या 1। अब 13 अंदर में लिख देंगे 78, क्या। अच्छा, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो क्या गुणा हो सकता है, तो इनके बीच गुणा करा दिया जाए। तो यहाँ पे 78 और गुणे 13 गुणा करा के चेक करो भैया, 3 8 24, 3 8 24, 24 के 4, हासिल कितना बेटा 2, और 3 से 21, 21 में 2 जोड़ो कितना होगा 23। और यहाँ पे फिर 1 8 8 और 1 7, अब यहाँ पे जोड़ दो 4 हो गया, और 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया, और 7 2 9 1 कितना हो गया 10। यानी 10 और 14 जो संख्या आई है, 10 और 14 ये जो संख्या आई है, इसे लिख सकते हो अतः, अभी लिखने के लिए पहले लो, अतः ये भाज्य संख्या है। लिख सकते हो 10 14, क्या लिख सकते हो 10 14, ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया, ये इतने का। ठीक, ये भाज्य संख्या है। पूछो कैसे,
इतने में दी हुई किसी भी संख्या से अगर इसमें भाग दोगे तो ये पूरी तरीके से भाज्य हो जाएंगी, अतः ये स्पष्ट है कि ये भाज्य संख्या है। अब इसके बाद में जो दूसरा सवाल है यहाँ पे, इसी में ये इसको भी मैं बताने जा रहा हूं, और जिस तरह ये लगा है ऐसे इसको भी लगाना है और इसको ज्ञात कर लेना, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इसमें 5 का मान ले, क्या का मान ले लो, 5 ले लो, यहाँ 5 बाहर कर दो, अंदर बचा 7, और गुणे में क्या बचा भैया 6, और गुणे में यहाँ क्या बचा 1, और गुणे में यहाँ क्या बचा 4, और गुणे में यहाँ क्या बचा, और गुणे में यहाँ क्या बचा, और गुणे में यहाँ 1 है ही है, प्लस में यहाँ 1 हो जाएगा। बताइए क्या दिक्कत है। अब इसका जो गुणा है बढ़िया से, ये गलत अगर कर दोगे तो संख्या नहीं मिलेगी। संख्या अगर लानी है तो इसमें एक चीज करना है, 5 ऐसे लिखा रहने दो, तो 7 छंग 42, कितना हो गया 42, 42 एकम 42। अब गुणे यहाँ पे फिर बचा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस क्या 1, तो यहाँ पे फिर से करो भैया 5 या 42 है, और गुणे में 4 दिया 12, 12 दूना 24, और 24 एक कम 24, 24 और 1 25, क्या हो गया यहाँ पे 25। यानी अब हमको जो गुणा कराना है वो 42 गुणे 25 कर देना है। क्या करना है 42 गुणे 25 करो पहले, कितना आएगा, तो यहाँ पे 42 और गुणे 25। चलो आप लोग भी करके दिखाइए भैया, आप लोग भी करके दिखाइए। 5 दूना 10, 5 दूना 10, और 5 और 20, और 20 और 1 क्या होगा 21, और 2 दूना 4, और 2 चौक 8, जोड़ दो यहाँ पे, ये 0, ये 5 हो जाएगा, ये 8 2 10 हो जाएगा, 10 50 इधर आ रहा है, कितना आ रहा है, यानी ये 5 और ब्रैकेट में 10 50 आया, 10 और कितना है बेटा 50 आया। अब इसके बाद में एक चीज अभी और बचा है, उसको देखने कर आगे, तब देखेंगे भाज्य है कि नहीं है। ये 10 50 जो है इसके बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो क्या होगा गुणा होगा, ठीक। तो 10 50 को गुणा करा दें 5 से, किससे करा दें, तो 5 रही हम 0 50 25 के 5 और हासिल 2, 5 0 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 एकम 5, यानी 52 50 आया, कितना आया 52 50 आया। तो लिख सकते हो यह भाज्य संख्या है। अच्छा एक बात बताओ हमको तुम लोग, हमने कहा था कि भाज्य संख्या, देखो भाज्य संख्या के लिए एक चीज पता करो, यहाँ पे ये जो 52 और 50 हो गया, ये क्या डिवाइड हो सकता है, ये 2 से भी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है, तो क्या कट सकता है, तो ये भाज्य संख्या सही है। और ये जो लास्ट में 4 लिखा हुआ है ये भी 2 से कट सकता है, और जब पूरी पूरी कट जाए वो भाज्य हो जाएगा, तो उसे भाज्य हम कह सकते हैं। देखो ये जो सवाल था व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो इस प्रकार सवाल लगाने से आप स्पष्ट कर सकते हो कि ये भाज्य संख्या है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है भैया। इसके बाद में 11वां नंबर जो सवाल है, ठीक 11वां नंबर, हम 11वां नंबर सवाल नोट करने जा रहे हैं, ठीक है भैया। पंखा बंद करते क्या, तो चलो देखो भैया, ये जो 11 नंबर सवाल है अभ्यास 1A का, अरे इतना बड़ा सवाल है, लेकिन आप लोग घबराइए मत। क्यों ना घबराइए, क्योंकि सवाल तो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान है। बस आप लोगों को समझने की जरूरत है। अगर आप लोग समझ गए तो इसमें इसका आंसर देने में बहुत ज्यादा कोई क्या कठिनाइयां नहीं होगी। और जो ये सवाल है 11 नंबर, मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। सवाल भैया जो लिखा हुआ है वो लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार का मतलब होता है एक गोला, जैसे एक स्टेडियम होता है गोलाकार अंडाकार, उसी प्रकार। अब गोल हो, पूरी तरीके से गोल हो या ना गोल हो, इससे कोई मतलब नहीं है, गोलाकार होना चाहिए। तो एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये आपका सवाल हो गया।
और एक बार मैं दोबारा सवाल आपको रिपीट कर दे रहा हूं जिससे कि आप लोग छोड़िएगा नहीं, समझ लीजिएगा और जूम करके स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, सबसे आसान बात तो ये है। एक बार मैं पुनः सवाल को रिपीट कर रहा हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये तो आपका ये सवाल हो गया। अब सवाल को लगाना कैसे है, पहले आप एक समझ लीजिए। देखो, मान लीजिए कोई एक वृत्ताकार पथ है। अब बहुत गोल नहीं है भैया, तो गोल गोल बना देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लो, ये हो गया तुम्हारा वृत्ताकार पथ। क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा वृत्ताकार पथ हो गया भैया। इसको समझना है और अच्छे से समझना है। ये तुम्हारा हो गया वृत्ताकार पथ। अब इसमें कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है और इस वृत्ताकार पथ से मान लो सोनिया और रवि एक ही स्थान से, देखो एक ही स्थान से सोनिया और रवि और एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं। अभी आपको जो समझना है, पहले कॉन्सेप्ट अगर पता चल जाए तो सवाल लगाने में बहुत आसानी हो जाती है। बात समझ आ रहा है? तो एक वृत्ताकार पथ है और सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। फिर भी सोनिया को जो एक चक्कर पूरा लगाती हैं उनको 18 मिनट लगता है और एक चक्कर पूरा करने में रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक बात समझ आ रही है? 12 मिनट। इसके बाद में सोनिया को लगा 18 मिनट, रवि को लगा 12 मिनट और इसके बाद में पूछ रहा है कि इन दोनों को एक स्थान पे घूमने के बाद में पुनः इन दोनों को एक स्थान पर घूमकर जो मिलेंगे, एक स्थान पर ये दोनों मतलब कितने समय बाद या किस समय पूछ रहा है? प्रारंभिक यानी पुनः स्थान पर मिलेंगे। ये दोनों पुनः घूमकर एक दूसरे के साथ यानी एक दूसरे आमने सामने दोनों एक दूसरे के साथ में पुनः उस बिंदु पर कब मिलेंगे? तो इसको हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए हमने बता दिया कि पूरा सवाल समझ में आ गया। एक ही स्थान से चले हैं दोनों लोग। बात समझ आ रही है? एक ही स्थान से सोनिया और रवि चले हैं और सोनिया को जो चले समय एक चक्कर को वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। ये बात समझ में आ रही है? ये सवाल क्या कह रहा है? अब ये देखो, और ये भी पूछ रहा है कि अब ये दोनों पुनः एक ही स्थान पर यानी प्रारंभिक स्थान का मतलब है जिस बिंदु से शुरुआत किए थे उस स्थान पर ये दोनों कब मिलेंगे। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले इसका थ्योरी लिखना आना चाहिए आपको। तो इसका जो थ्योरी है, अगर किसी को ज्यादा हंसी आ रही हो तो क्लास के बाहर जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़े प्यार से चला जाए, हम बोलेंगे नहीं और हंस के बाहर से आ जाएगा। जिसको ज्यादा झटका की बीमारी अगर लगी हो तो आप देखो यहाँ पे ध्यान दो। ये जो सवाल है, हाँ जा सकते हो, उनका सवाल नहीं है, तुम्हारा सवाल है। अब यहाँ पे देखो, लगाने के लिए सबसे पहले करना क्या है? हल लिखोगे, जैसे कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बहुत ही प्यारा सवाल है, तो इसमें लिखना पड़ेगा। देखो एक, अब शांत रहो। एक वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में सोनिया को
लगा समय बराबर 18 मिनट। 18 मिनट आपका जो तरीका है लिखने का सवाल का, इस तरह लिखोगे। दूसरा क्या है, रवि को ऐसे लिख सकते हो, फिर एक वृत्ताकार पथ को लिख सकते हो, पुनः एक वृत्ताकार पथ को, पथ का एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, यानी एक वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय 18 मिनट, और पुनः एक वृत्ताकार यानी रवि को एक वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। ठीक, अब अगर हमें इनका जो मान निकालना, देखो माना हुए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो ये हमें निकालना क्या है, कितने समय बाद वह दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद। तो आपको समझना है कि जो दोनों समय दिया हुआ है, इन दोनों समय का अगर आप एलसीएम निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, अगर आप एलसीएम निकाल देते हैं, तो एलसीएम निकालने के बाद में जो आएगा, ये दोनों उसी समय पर एक दूसरे से पुनः मिलेंगे। तो एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने का तरीका तुम्हें पहले ही पता है, दोनों का 18 है, तो 18 का टुकड़ा क्या क्या बन सकता है, यहाँ पे 18 का टुकड़े काटो, 2 9, अब 2 से कटना मत, 3 से, 3 तरीका, अब 3 1 यानी इसका टुकड़ा क्या कटा, 18 का जो फैक्टर बना वो 2 गुणे 3 गुणे 3, यही तो। अब 12 भी तो दिया हुआ है, तो 12 का भी निकाल लो, तो 2 6 12 और 2 3 और फिर 3 1 इसका जो फैक्टर बना 12 का जो बना वो 2 गुणे 3, और हमने एलसीएम निकालने का एक तरीका बताया था कि जो सब में हो उसे एक बार और जो ना हो उसे भी लिख लो। तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम, ये देखो दोनों में 2 है एक बार, दोनों में 3 है एक बार, और जो बचा उसको भी लिख लो, 3 भी बचा 2 भी बचा, तो 2 3 नहीं 2 3 बताओ भैया, 2 3 और 6 3 18, 18 3 यानी ये जो 36 आया एलसीएम इक्वल टू 36। अब ये तुम्हारा मिनट आएगा, क्या आएगा, अब ये जो एलसीएम आया है, इतने ही समय के बाद ये दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिख सकते हो पुनः ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, समय बराबर 36 मिनट बाद। कितने मिनट बाद, अगर देखा जाए तो ये 36 मिनट के बाद एक दूसरे से पुनः मिलेंगे। क्या बात ये समझ में आई कि नहीं है, बात समझ में आई। और इसी प्रकार के सवाल को आसान से आसान तरीके से सीखने के लिए एसपी क्लासेस जोड़ा, पेशकार तिवारी से यानी पेशकार मैं, हमसे जुड़े रहिए। सवाल तो सिखाना ही सिखाना है, क्या कितना कठिन हो कितना बड़ा हो, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बढ़िया तरीके से और कॉन्सेप्चुअल तरीके से सिखाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और अगर कोई सवाल आपका फंस रहा है, आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, उस पर वीडियो बना के मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और आप तो इसको देख रहे हैं और आप अपने मित्रों के ग्रुप में डाल दीजिए, जो भी ग्रुप आप, फेसबुक का ग्रुप हो उस पर डाल दीजिए, व्हाट्सएप का ग्रुप हो उस पर डाल दीजिए, इंस्टाग्राम का ग्रुप हो उस पर डाल दीजिए, जितना भी सोशल मीडिया हो सब पर डाल दीजिए। क्योंकि अगर सब लोग हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो सबके पास हम पहुंच जाएंगे इसके माध्यम से। और आप लोग को शिक्षा से वंचित रहने नहीं देंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, आप लोग का पीछा, आप हमारा पीछा छोड़ देंगे, हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। इसी के साथ में अंशु बेटा, इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।